नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं जो समाजशास्त्र का बेसिक कंसेप्ट है या जो समाजशास्त्र की सबसे पहली क्लास होनी चाहिए, उसी पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो इसे हम कहेंगे समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास। ठीक है, समाजशास्त्र किसे कहते हैं, समाज के बेसिक कंसेप्ट कौन कौन से हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है, वो बाकी कंसेप्ट बाद में आते हैं। पहले कि समाजशास्त्र एक विषय के रूप में स्थापित कैसे हुआ, क्योंकि प्रत्येक सब्जेक्ट की, प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक वस्तु की, प्रत्येक संस्था की एक हिस्ट्री होती है, उसका एक अपना इतिहास होता है। अगर किसी को समझना है तो हमें उसके इतिहास को समझना सबसे जरूरी हो जाता है। समझदार लोग कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को जानना है ना तो उसके इतिहास को जान लीजिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि वो व्यक्ति कैसा है। तो हमें समाजशास्त्र के इतिहास के बारे में, समाजशास्त्र के उद्भव के बारे में और समाजशास्त्र के विकास के बारे में जानना है। आज इस क्लास में हम पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से समाजशास्त्र का एक विषय के रूप में प्रतिस्थापन हुआ, वो कौन कौन सी परिस्थितियां थी, कितने चरणों में हुआ विकास भी, क्योंकि कोई भी घटना होती है वो एक दिन में घटित नहीं होती है। उसको डेवलप होने में, विकसित होने में बहुत सारे बैकग्राउंड्स होते हैं। तो हम विकास की चर्चा करेंगे। तो समाजशास्त्र का एक विषय के रूप में स्थापित होने से पहले कौन सी परिस्थितियां थी और उसके बाद किस प्रकार से समाजशास्त्र विकसित हुआ, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखो, उद्भव की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई थी जिससे हमारा जो हजारों सालों का सिस्टम यानी जो सामाजिक व्यवस्था चली आ रही थी वो छिन भिन्न हो गई और समाज में एक प्रकार से एक अराजकता का माहौल उत्पन्न हुआ। जरूरी था, क्योंकि हम जिसे पुनर्जागरण काल कहते हैं वो जरूरी था। पहले सोए हुए थे लेकिन व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही थी। अच्छे का मतलब था किसी पे अत्याचार हो रहा है तो वो हो रहा है, अगर बहुत ज्यादा असमानता है तो है, लेकिन कोई उसका विरोध करने वाला नहीं था। लेकिन जैसे जैसे परिस्थितियां बदली, तो जब भी कोई संक्रमण काल आता है तो वहां पे हम सबको पता है कि एक बार चीजें हैं वो अस्त व्यस्त हो जाती है। तो उस अस्त व्यस्त सामाजिक व्यवस्था को समझने के लिए ही समाजशास्त्र का एक विषय के रूप में उद्भव हुआ। तो हम इसके चरणों की बात करें कि समाजशास्त्र है वो कितने चरणों में डेवलप हुआ, तो इसको लेकर अनेक समाजशास्त्रियों के मत हैं। लेकिन एक थिंकर हैं जिनका नाम है बोटोमोर। बोटोमोर ने समाजशास्त्र के विकास को 4 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 4 भागों में या 4 चरणों की बात की है। वो बहुत पहले चले जाते हैं, इस सदी से भी पहले। क्यों जरूरी भी है? सामाजिक व्यवस्था हमेशा थी और उस समय के विद्वानों ने सामाजिक व्यवस्था को समझने का प्रयास भी किया और धीरे धीरे चीजें हैं वो जुड़ती जाती है, क्योंकि ज्ञान है वो जुड़ता जाता है। तो इन्होंने ये 4 चरण है वो बताए। तो इनकी डिटेल से चर्चा मैं अभी बाद में करूंगा। तो जो पहला चरण है, जो प्रथम स्टेज है, वो स्टेज भारत में वैदिक काल था और यूरोप के अंदर जो प्लेटो और अरस्तु का टाइम था, यानी लगभग इस ईस्वी से पूर्व 200-300 ईस्वी पूर्व, 400 ईस्वी पूर्व, जब कुछ ही भारत के अंदर हम बात करें तो मनु हो जाता है, या जो वेदों में बातें कही गई है, सामाजिक व्यवस्था पे लिखा गया है, चाणक्य के द्वारा लिखा गया है, पहले जो प्लेटो है, अरस्तु है, उनके द्वारा लिखा गया। तो ये अति प्राचीन काल है।
अति प्राचीन काल है। उसके बाद में जो स्टेज आती है वो मध्यकाल की तो नहीं कह सकते, मध्यकाल से थोड़ा पहले की है, लगभग तीसरी शताब्दी है, उससे लेकर 14वीं शताब्दी तक, तीसरी से 14वीं शताब्दी तक का दौर है, जो कि एक शांत काल रहा है। कोई बहुत ज्यादा उथल पुथल इस दौर में नहीं हुई, भारत में भी नहीं हुई और पूरी दुनिया में भी नहीं हुई। फिर लगभग 13वीं 14वीं शताब्दी में, 13वीं या 14वीं शताब्दी में पुनर्जागरण काल आता है। पुनर्जागरण काल में दो बड़ी क्रांतियां होती है, एक वैज्ञानिक क्रांति और एक वाणिज्य क्रांति। इससे पहले पूरा का पूरा समाज था वो क्या था, इस पुनर्जागरण काल से पहले पूरा का पूरा समाज क्या था, धार्मिक समाज था। क्या था, धार्मिक समाज था। लोग वो आंखें बंद करके स्वीकार कर लेते थे जो पुजारी पादरी लोग कहते थे, वो उन पे किसी प्रकार का कोई ब्लेम नहीं करते थे, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते थे। इसलिए इसको अंधकार का युग भी कहा गया है। 13वीं 14वीं शताब्दी में, मुख्य रूप से 14वीं शताब्दी में कुछ ऐसे घटनाक्रम घटित हुए जिनसे जो सोया हुआ व्यक्ति था उसने जागना शुरू किया। जो परंपरागत कंसेप्ट थे, धारणाएं थी, वो खंडित हो गई। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे इस सदी से पहले ऐसा माना जाता था कि पृथ्वी है वो पूरी ब्रह्मांड का सेंटर है, पृथ्वी है वो पूरे ब्रह्मांड का सेंटर है, सूर्य भी इसके चारों तरफ है वो चक्कर लगाता है, ऐसी धारणा थी। लेकिन बाद में कोपरनिकस ने कहा कि नहीं, ये गलत है, पृथ्वी का चक्कर है वो सूर्य नहीं लगाता है, बल्कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। ये सौरमंडल के जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ये उन्होंने कहा। तो उसके बाद गैलीलियो ने उसका आविष्कार किया, दूरबीन का आविष्कार किया, और उन्होंने कहा कि देख लो ये चीज़ें हैं। उन्होंने जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उनको दिखाया लोगों को, उनको बताया लोगों को। तो जो पहले धर्म क्या कहता है, मान लो, और विज्ञान क्या कहता है, जान लो। तो जो लोग जानने लगे, इसी दौर को हम पुनर्जागरण काल कहते हैं। और उसके बाद में 18वीं शताब्दी में ये अपने चरम पे पहुंच जाता है और बौद्धिक क्रांति, ज्ञानोदय काल जिसे हम कहते हैं, और उसके बाद के घटनाक्रम आ जाते हैं इस विकास चरण में। तो एक तो पहले यानी समाजशास्त्र के उद्भव से पहले का विकास आता है। फिर 1838 में अगस्त कॉम्टे ने पहली बार जब इस शब्दावली का प्रयोग किया तो इसे हम एक विषय के रूप में देख सकते हैं। और उसके बाद में भी अकादमिक रूप से विभिन्न विश्वविद्यालयों में औपचारिक रूप से फॉर्मेलिटीज के तौर पर जो विकास हुआ, जो बाद का विकास है। तो उद्भव और विकास में ये विकास है वो आता है पहले का और बाद का, तो इसको हमें समझना है। अब अगर हम बात करें तो ये तो बहुत पहले की बात हो गई, जब हम अरस्तु को, प्लेटो की बात करते हैं, मध्य युग की बात करते हैं, पुनर्जागरण काल की बात करते हैं। लेकिन कुछ तत्कालीन परिस्थितियां होती है, उनको जानना भी जरूरी है। तो समाजशास्त्र को क्रांतियों की संतान कहा जाता है। मुख्य रूप से औद्योगिक क्रांति का, इंडस्ट्रियल जो रिवॉल्यूशन है, उसका बहुत बड़ा योगदान है। तो 3 क्रांतियां थी जिनका योगदान है वो समाजशास्त्र के उद्भव में बहुत बड़ा रहा है। ये 3 क्रांतियां कौन कौन सी थी? एक है बौद्धिक क्रांति, जिसे ज्ञानोदय
ज्ञानोदय क्रांति भी कहा जाता है। ये लगभग 18वीं शताब्दी में बहुत दार्शनिक हुए थे और जिसमें बहुत सारे, अभी मैं इस पे चर्चा सभी पे करूंगा। तो उन्होंने तात्विक आधार पर, आगे हम अगस्ट कोम्टे को पढ़ेंगे तब इनके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि ज्ञान है वो एकीकृत होता है, वो छिन छिन नहीं होता है। जैसे जेम अरस्तु को, हम स्पेंसर को, दुर्खिम को, वेबर को, मार्क्स को पढ़ेंगे तो ये चीजें आपकी रिवीजन चलती रहेगी। फिर दूसरी क्रांति है वो है औद्योगिक क्रांति। दूसरी क्रांति कौन सी है? औद्योगिक क्रांति है। और मुख्य रूप से औद्योगिक क्रांति का बहुत बड़ा योगदान है वो समाजशास्त्र के विकास में रहा है। और तीसरी जो प्रमुख क्रांति रही है वो है फ्रांसीसी क्रांति। तो औद्योगिक क्रांति है वो 1760 के दशक में इंग्लैंड के अंदर प्रारंभ होती है, और जो फ्रांस की क्रांति है वो 1789 के अंदर जुलाई में हुई थी, 14 जुलाई को, 14 जुलाई 1789 को फ्रांस में होती है, जब वहाँ के राजवंश को समाप्त कर दिया जाता है और एक दुनिया में पहली बार एक प्रजातांत्रिक, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसी भी हो, वो उत्पन्न हुई। तो ये 3 क्रांतियां हैं जिनका समाजशास्त्र के उद्भव में बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो ये प्रश्न है वो अक्सर पूछा जाता है कि किस क्रांति का योगदान है वो समाजशास्त्र के उद्भव में रहा है। तो 3 क्रांतियां तो आपको ये दी गई होगी, चौथी क्रांति कुछ भी हो सकती है। इनका क्रम पूछे तो क्रम आपको मैं बता ही चुका हूं, यही इनका क्रम है। अगर आप कक्षा 11 की एनसीईआरटी उठाएंगे तब पहले लेसन में ही ये सब कुछ आपको दिया गया है। अब यहां पे 2 कथन हैं जो कि परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। समाजशास्त्र के उद्भव को लेकर 2 कथन हैं जो कि अक्सर पूछे जाते हैं। अब यहां जो मैं बताने जा रहा हूं, अगर आपका एग्जाम है वो लिखित बेस पे है तो आपको उनको खुद के नोट्स बना के, चाहे डायग्राम बनाकर, सारणी बनाकर, चित्र बना के आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं बजाय व्याख्यात्मक के। और अगर आप केवल ऑब्जेक्टिव के तौर पे देख रहे हैं तो फिर ज़्यादा चीज़ों को डिस्क्रिप्टिव करने की जरूरत नहीं है। जो मेन बिंदु हैं आप केवल उनको ही देख लीजिएगा। तो बोटोमोर का कथन है, समाजशास्त्र आधुनिक विज्ञान है जो कि 1 शताब्दी से अधिक प्राचीन नहीं है। जब इन्होंने ये कथन कहा, क्योंकि आज से 50-60 साल पहले कहा था, तब यही था भी 1938 से पहले केवल एक जो तक था वही था, 1838 से 1938 तक। तो उस दौरान ये उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र आधुनिक विज्ञान है जो कि 1 शताब्दी से अधिक प्राचीन नहीं है। और इसी प्रकार से रॉबर्ट बीरस्टीड का कथन है कि एक विषय के रूप में समाजशास्त्र का इतिहास नवीन है, एक विषय के रूप में, एक सब्जेक्ट के रूप में, लेकिन इसका अतीत काफी प्राचीन है, क्योंकि जिन चीजों का अध्ययन हम कर रहे हैं उन चीजों का अध्ययन हजारों साल पहले भी किया गया था। तो इसका अतीत तो तब से है जब समाज नामक संस्था बनी थी या समाज बना था, लेकिन एक विषय के रूप में इसका इतिहास है वो नवीन है। ये बात ये 1970 में अपनी पुस्तक द सोशल ऑर्डर में कहते हैं। किस में कहते हैं? सोशल ऑर्डर नामक पुस्तक है, उसमें ये कहते हैं कि ये एक विषय के रूप में नया जरूर है लेकिन इसका अतीत बहुत प्राचीन है। तो ये 2 कथन हैं जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। अब जो मैं बात कर रहा था कि इसके 4 चरण कौन कौन से हैं, तो ये मैं अभी बताया कि पी.बी. बोटोमोर, इनकी पुस्तक है
जो कि एग्जाम में बहुत कम पूछी जाती है, जिसका नाम है ए गाइड टू प्रॉब्लम एंड लिटरेचर। इसमें ये 4 चरणों में समाजशास्त्र के विकास को बताते हैं। ये 4 चरण पे डिटेल से भी हम चर्चा करने वाले हैं। और ये 4 चरण जो उन्होंने बताए थे वो चरण है 1838 में ऑगस्ट कॉम्टे जब ये शब्दावली का प्रयोग करते हैं अपनी पुस्तक पॉजिटिव फिलॉसफी में, उसमें ये सबसे पहले करते हैं। ये पुस्तक है वो इनकी 6 खंडों में प्रकाशित हुई थी 1830 से 1842 के बीच में। 1830 से 1842 में इनकी जो पुस्तक है पॉजिटिव फिलॉसफी, इसमें ये पहली बार सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग करते हैं। इनका पूरा नाम ऑगस्ट कॉम्टे बोलते हैं, लेकिन फिर भी पूरा नाम क्या है? ऑगस्ट मेरी फ्रेकाइज जेविनियर कॉम्टे। इतना याद करने की जरूरत नहीं है, कई बार अगर आ जाए बाय द वे तो आप इसको बता सकते हो। तो ये जो मैं चरण आपको बता रहा था कि 4 चरण हैं जो बोटोमोर ने बताए थे, जिसकी चर्चा मैं अभी कर ही चुका हूं। पहला चरण जो प्लेटो व अरस्तु का था, भारत में भी उस समय वेद, उपनिषद, मनु, चाणक्य ये थिंकर्स है वो रहे हैं। दूसरी स्टेज है वो तीसरी शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक है। और तीसरी स्टेज है जो इन्होंने बताई है वो 18वीं शताब्दी तक है, 14वीं से 18वीं शताब्दी तक। और जो चौथा चरण है वो इनका वो अभी लेटेस्ट जो 18वीं शताब्दी के बाद में जो औद्योगिक और फ्रांसीसी क्रांति होती है वो दौर है, जो तत्कालीन परिस्थितियां होती है। कोई भी व्यवस्था होती है, कोई भी क्रांति होती है, कुछ भी बहुत बड़ा होता है तो हम सभी को पता है कि एक दिन में नहीं होता है, धीरे धीरे गुब्बारे में हवा भरती है, हवा भरती जाती है। और कभी ऐसा होता है कि अचानक से तेज हवा चलती है, तेज हवा भरी जाती है, या इतनी हवा भर चुकी होती है कि उसके अंदर और नहीं समा पाती है तो वो फट जाता है। तो जो फटने की घटना है वो केवल दिखती है कि अभी 1 सेकंड में फटा है, लेकिन वो बहुत समय लेती है। वो गुबार बहुत समय के बाद में उत्पन्न होता है। तो ये जो 4 चरण थे इन पे हम चर्चा कर लेते हैं। तो प्लेटो थे, अरस्तु थे, लुक्रेशियस थे, सिसरो, अगस्टाइन, भारत में मनु है, कौटिल्य है। ये इन्होंने सामाजिक व्यवस्था का, उस समय के जो नगर थे, स्टेट थे, जो भी कानून व्यवस्था थी, उन सब का अध्ययन इन्होंने किया था। दूसरे चरण में बहुत कम थिंकर्स हुए हैं, थॉमस, एक्विनोस और दांते। तो यहाँ थोड़ा सा हम और आगे पढ़ेंगे, ऑगस्ट कॉम्टे को जब आप पढ़ोगे तो कुछ कुछ तार्किक समझ है लोगों में विकसित होने है वो लगी थी। और फिर तीसरे में रूसो है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौते का सिद्धांत देते हैं, जिसे हम रूसो, हॉब्स और लोक के तौर पे देखते हैं। फिर थॉमस है जिन्होंने यूटोपिया, एक कल्पना लोक का सिद्धांत दिया। वाल्टेर है, मॉन्टेस्क्यू है, इनकी पुस्तक है द स्पिरिट ऑफ लोज। एडम स्मिथ है जिन्होंने द वेल्थ ऑफ नेशन में अर्थशास्त्र को न्यू है वो प्रदान की थी। और माल्थस 1799 में पहली बार जनसंख्या के बढ़ते हुए प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक करने का कार्य इनके द्वारा किया गया था। और चौथा चरण है वो सेंट साइमन, जो कि कॉम्टे के सहयोगी भी थे और इनके सामाजिक गुरु भी थे। दोनों का उद्देश्य सेम ही था। तो इसी में औद्योगिक क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति होती है, जिसे प्रबोधन काल कहा जाता है। तो ये था। अब अभी नाम आया था एक
सेंट साइमन का। देखो, ऑगस्ट कोम्टे दूसरे व्यक्ति थे जो एक ऐसा समाज विज्ञान है वो डेवलप करना चाहते थे। कौन से व्यक्ति थे? दूसरे व्यक्ति थे। पहले व्यक्ति कौन थे? पहले व्यक्ति इनके गुरु थे, इनके सहयोगी थे, और इन्होंने पहली बार औद्योगिक समाज पे लिखा है। वैसे औद्योगिक समाज जो वर्ल्ड है वो टाइनबी, औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक समाज है वो साइमन ने दिया था। औद्योगिक क्रांति जो शब्दावली है वो सबसे पहले टाइनबी के द्वारा प्रयोग किया गया वर्ड था। तो ये इन्होंने इस सब्जेक्ट को नाम दिया था सोशल बायोलॉजी। क्या नाम दिया था? सोशल बायोलॉजी। किसको? समाजशास्त्र को। और ये इन्होंने दिया था ऑगस्ट कोम्टे के साथ मिलकर, दोनों ने मिलकर कार्य किया था। प्लान ऑफ ए साइंटिफिक ऑपरेशंस नेसेसरी फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी। तो उन्होंने एक प्लान तैयार किया कि जो समाज का किस प्रकार से रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, ये समाज औद्योगिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, बौद्धिक क्रांति के बाद में किस प्रकार से अपने आप को पुनर्स्थापित कर रहे हैं, इसके बारे में इन्होंने चर्चा की थी। और बाद में अलग हो गए थे। कोम्टे ने भी यही किया। पहले इन्होंने ये नाम दिया था सामाजिक भौतिकी। समाजशास्त्र से पहले, सोशियोलॉजी से पहले जो नाम दिया गया था वो क्या नाम दिया गया था? सामाजिक भौतिकी नाम दिया गया था। किनके द्वारा? ऑगस्ट कोम्टे के द्वारा। साइमन के द्वारा सोशल बायोलॉजी नाम दिया गया था। लेकिन वो तो दौड़ से बाहर ही हो चुके थे सेंट साइमन, और बाद में ऑगस्ट कोम्टे को पता चला कि उससे पहले इस सामाजिक भौतिकी शब्द का प्रयोग है वो पहले भी हो चुका है। यानी ऐसा करने वाला पहला व्यक्ति मैं नहीं हूं, मेरे से पहले भी सोशल फिजिक्स जो वर्ड है उसका यूज हो चुका है। तो उन्होंने कहा कि ये शब्द हटा दीजिए, अब हमें अलग नाम देना है, और इसका नाम दिया समाजशास्त्र। और यहां से एक विषय के रूप में समाजशास्त्र का बीजारोपण हो गया। यानी बीज है वो भूमि से बाहर निकल गया, एक पौधा था वो उत्पन्न हो गया था। पहले वो सब परिस्थितियां थी। अभी और मैं चर्चा करने वाले हैं जो 3 क्रांतियां हैं। ज्ञानोदय क्रांति, जिसे प्रबोधन काल भी कहा जाता है, और इसके अलावा औद्योगिक क्रांति रही और फ्रांसीसी क्रांति रही। तो इन्होंने बीजारोपण के लिए जमीन तैयार की थी, और उस पे जमीन पर बीज बोने का और पौधा लगाने का कार्य वो ऑगस्ट कोम्टे के द्वारा किया गया था। और ये पुस्तक की पॉजिटिव फिलोसफी 6 खंडों में ये प्रकाशित। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। क्योंकि बार बार मैं 6 खंड का जिक्र क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इनकी एक पुस्तक और थी जो पॉजिटिव पॉलिटी थी, वो 4 खंडों में प्रकाशित हुई थी, और ये बार बार परीक्षाओं में प्रश्न है वो पूछा जाता है। तो बोटोमोर ने कहा कि समाजशास्त्र का इतिहास लगभग 100 साल, एक शताब्दी हो सकता है, जो कि 1750 से, क्योंकि 1760 में औद्योगिक क्रांति आती है और ये 1850 हो सकता है। लेकिन एक विषय के रूप में इसकी पहचान है वो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में हुई। बस उसी जो उनकी शब्दावली थी उसी का विस्तार है। ठीक है, तो अब बात आती है, तो ये 4 चरण है वो महत्वपूर्ण है, लेकिन यहां से प्रश्न है वो कम आते हैं। फिर मैं जो कह रहा हूं कि जो तत्कालीन परिस्थितियां थी, जो 3 कारण थे, वो कारण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और बार बार परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। तो उन 3 जो क्रांतियां हैं, इस
वो हम अच्छे तरीके से जान लेते हैं। पूरा लेक्चर देखने के लिए अभी सोशियोलॉजी क्लासेस इन हिंदी ऐप डाउनलोड करें। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है या 9352622713 पर व्हाट्सएप करके तुरंत ऐप लिंक प्राप्त करें।